नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहे। अभी हम डिस्कशन को क्वेश्चन नंबर 1 से जो है वो स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जिन्होंने भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया हुआ है वो जो मिशन अलाइड है वहाँ से भी अपने नोट्स को जो है वो अपडेट करेंगे और हमारी हर एक वीडियो से अपने नोट्स को अपडेट करेंगे ताकि हर एक क्वेश्चन हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से कवर हो सके। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बोलते हैं विच इज स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि इनमें से हिमाचल प्रदेश का जो सबसे छोटा नेशनल हाईवे है वो कौन सा है। देखो, नेशनल हाईवे के ऊपर 2-3 बार क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में। अभी नेशनल हाईवे के ऊपर ही हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। जो हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल हाईवे आता है वो आता है नेशनल हाईवे नंबर 907। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेशनल हाईवे नंबर 907 जो है वो सबसे छोटा नेशनल हाईवे आता है। अब ये जो पहले नेशनल हाईवे हुआ करता था, इसका पुराना नाम हुआ करता था 73A। ये ओल्ड नेम है इसका, परंतु नया नेम इसका 907 है। अब 907 ये नेशनल हाईवे है कहाँ से लेकर कहाँ तक, इतना छोटा नेशनल हाईवे ये कैसे है, कितना किलोमीटर है, वो भी हम जानेंगे। ये जो नेशनल हाईवे है ये पांवटा साहिब हरियाणा बॉर्डर वाला नेशनल हाईवे है और ये जो है वो जंक्शन बनाता है नेशनल हाईवे नंबर 7 के साथ पांवटा साहिब हरियाणा बॉर्डर के ऊपर। ये बड़ा ही छोटा नेशनल हाईवे है जो कि 7.4 किलोमीटर है। अप्रॉक्सीमेटली 7.4 किलोमीटर ये सिर्फ और सिर्फ है। हिमाचल का सबसे छोटा नेशनल हाईवे ये कहा गया। अच्छा ठीक है, ये तो सबसे छोटा नेशनल हाईवे हो गया। हिमाचल प्रदेश का जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट नेशनल हाईवे आता है या फिर लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे आता है वो कौन सा आता है। देखो, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे की अगर हम बात करें, लॉन्गेस्ट है नेशनल हाईवे हिमाचल का नेशनल हाईवे नंबर 03 जो है वो आता है। ये नेशनल हाईवे नंबर कहाँ से लेकर कहाँ तक है वो भी हम बात करेंगे। तो ये नेशनल हाईवे है नदौन से हमीरपुर, टौणी देवी, अवा देवी, मंडी, कुल्लू, मनाली और ग्राम्फू केलोंग रोड वाला ये नेशनल हाईवे है। ये नेशनल हाईवे जो है वो कितना किलोमीटर आता है। टोटल लेंथ इस नेशनल हाईवे की है 540 किलोमीटर। 540 किलोमीटर जो है ये टोटल इसकी लेंथ है और ये सबसे बड़ा नेशनल हाईवे आया उसी हिसाब से। अगर हम और भी यहाँ से इंपॉर्टेंट बात करते हैं तो यहाँ पर कई बार डाउट हो जाता है। देखो, मुझे तो जो डाटा मिलता है उसके हिसाब से यही जो है वो करेक्ट मैंने आपको बताया। और एक और बात हम यहाँ पर बात करते हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। देखो, हिमाचल प्रदेश में कितने नेशनल हाईवे टोटल हैं। एज पर इकोनॉमिक सर्वे अगर हम बात करते हैं 2023-24 के, तो हिमाचल प्रदेश में 19 नेशनल हाईवे जो है वो आते हैं। ये जो 19 नेशनल हाईवे आते हैं ये कितने किलोमीटर लेंथ जो है वो इनकी है हिमाचल प्रदेश में, तो इनकी लेंथ है 2573 किलोमीटर। कितना, 2576 किलोमीटर। ये आपने ध्यान रखना है। 2576 किलोमीटर जो है ये हिमाचल प्रदेश में इसकी लेंथ है। ये आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश में कितने नेशनल हाईवे हैं, 19 नेशनल हाईवे हैं। हिमाचल प्रदेश में इनकी लेंथ कितनी है, 2576 किलोमीटर इनकी लेंथ है। लॉन्गेस्ट है नेशनल हाईवे है नेशनल हाईवे नंबर 03। कहाँ से लेकर कहाँ वाला नेशनल हाईवे है ये वो भी बता दिए मैंने। नदौन, हमीरपुर, टौणी देवी, अवा देवी, मंडी, कुल्लू, मनाली और ग्राम्फू केलोंग रोड वाला ये नेशनल हाईवे है। और अगर हम बात करते हैं सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन है, तो नेशनल हाईवे नंबर 907 जो है वो आ जाता है, जो कि जंक्शन बनाता है नेशनल हाईवे नंबर 7 के साथ पांवटा साहिब हरियाणा बॉर्डर पर। और ये 7.42 किलोमीटर है। ये आपने सारा का सारा डाटा यहाँ से नोट करना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं टोटल एरिया ऑफ हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। आप कहेंगे कि बड़ा ही आसान क्वेश्चन पूछ लिया, परंतु ध्यान रखें कि जब ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो वो क्वेश्चन कई बार कन्फ्यूजन भी क्रिएट कर देता है, क्योंकि ऑप्शंस बड़े घुमा फिरा कर एग्जामिनर देता है। अब हम हिमाचल प्रदेश के पहले डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो एरिया बात कर लेते हैं, फिर अगली जो सीरीज आएगी, मतलब अगला जो पार्ट आएगा उसमें क्या होगा, उसमें जो है हम और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एरिया के, तो उस टाइम आपको याद होने चाहिए वो भी। ये तो हो सकता है याद हो, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है और 1118 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया हिमाचल में बनता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट्स और उनके एरिया के बारे में। देखिए, ये है हिमाचल प्रदेश के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट और ये है इनका एरिया भी। ठीक है जी। अगर हम बात करें लाहौल स्पीति की, तो सबसे ज़्यादा एरिया वो कवर करता है 13,841 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया, जो कि पूरे हिमाचल का 24.86% कवर करता है। सबसे कम है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया है वो है 1118, जो कि पूरे हिमाचल का 2.01% कवर करता है। उससे कम है बिलासपुर का 1167, जो कि पूरे हिमाचल का 2.10% कवर करता है। अब देखो, यहाँ से आप इस डाटा को नोट कर सकते हैं। अदरवाइज जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई है हमारी, उनको मैं ये सब PDF ही जो है वो प्रोवाइड करवा दूंगा, परंतु हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको ये
हिमाचल का हर एक डिस्ट्रिक्ट का एरिया याद होना चाहिए। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट नहीं है हिमाचल में, सिर्फ और सिर्फ 12 ही डिस्ट्रिक्ट हैं। जैसे चंबा का एरिया 6522 स्क्वायर किलोमीटर, किन्नौर का 6401 स्क्वायर किलोमीटर, कांगड़ा जो कि जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा मानी जाती है उसका एरिया 5739 स्क्वायर किलोमीटर है, और शिमला जो कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी है उसका एरिया जो है वो 5131 स्क्वायर किलोमीटर, पूरे हिमाचल का ये 9.22% जो है वो कवर करता है। तो इस तरह से आपको ये सभी डिस्ट्रिक्ट्स का एरिया कवर होना चाहिए। एटलीस्ट अपना डिस्ट्रिक्ट कवर कीजिए, हिमाचल की राजधानी कवर कीजिए, हिमाचल की टूरिज्म कैपिटल कवर कीजिए, हिमाचल का सबसे कम सबसे ज़्यादा, इस तरह से एक पैटर्न बनाइए, धीरे धीरे याद हो जाएगा। फिर टोटल एरिया तो हिमाचल का 55,673 स्क्वायर किलोमीटर आता है, और बाकी एरिया डिस्ट्रिक्ट वाइज आपने देख लिया। अभी जब अगले क्वेश्चन में अगली सीरीज जो आएगी इसमें सीनियरलाइट की, उसमें जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं इन विच ईयर श्री गौरा देवी ऑनर्ड विद द जमनालाल बजाज इनाम। तो बोलते हैं कि किस वर्ष श्री गौरा देवी को जमनालाल बजाज इनाम दिया गया, ये फिर अवार्ड भी कह सकते हैं आप कि इस अवार्ड से इनको कब सम्मानित किया गया। देखो ये जो जमनालाल अवार्ड था, जमनालाल बजाज अवार्ड ये गौरा देवी को दिया गया, इनके बारे में जानेंगे हम। पहले जानिए कि दिया कब गया। तो इनको ये अवार्ड 1984 में दिया गया था। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, गौरा देवी को दिया गया 1984 में ये जमनालाल बजाज अवार्ड। देखो गौरा देवी का कंट्रीब्यूशन रहा था जब आंदोलन चला हुआ था यहाँ पर हिमाचल में भी, तो इनका कंट्रीब्यूशन रहा था। किस तरह से इनका जन्म, वैसे तो रावलपिंडी पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। ये रहती कहाँ थी? शिमला में रहती थी। शिमला का किशोर कॉटेज था एक, जहाँ पर ये रहती थी। 1921 से 1947 तक ये राष्ट्रीय स्वयंसेवी आंदोलन में जो था वो सक्रिय रही थी, और इन्होंने जो था वो स्वराज आंदोलन में सराहनीय कार्य जो था वो किया था। गांधी जी के काफ़ी निकट थी, काफ़ी सहयोग जो था वो उनका करती थी यहाँ पर ये। और इसी तरह जो था वो इनको जो है वो इन्होंने ये भी जो था वो कहा था कि जब एक स्वदेशी आंदोलन चला था तब भी इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। और इन्होंने ना सबसे पहले आंदोलन में ना विदेशी कपड़े जब जलाए जा रहे थे तो इन्होंने सबसे पहले अपने कपड़े जो था वो जलाए थे और लोगों के लिए एक उदाहरण जो था वो सेट किया था। अब इनको इनकी समाज सेवा को देखते हुए इनको अवार्ड दिया गया, ये जमनालाल बजाज अवार्ड। ये जो था वो इनको 1984 में जो था वो अवार्ड दिया गया। तो ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने कि 1984 में इनको ये अवार्ड दिया गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोलते हैं अकॉर्डिंग टू 2018 सेंसस विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द लोएस्ट लिटरेसी रेट। लोएस्ट लिटरेसी रेट की तो हम बात करेंगे, परंतु देखिए ये जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया ना, इसको भी नोट करना, क्योंकि जब पेपर 1 का सिलेबस डिफाइन किया गया है पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, उसमें स्पेसिफिक रूप से हिमाचल की पर्सनैलिटीज़ को भी जो है वो मेंशन किया गया। तो ये क्वेश्चन हिमाचल की इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी से ही बनता है, जो इंपॉर्टेंट हस्तियां हिमाचल की रह चुकी हैं उनसे ही ये क्वेश्चन बनता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उस हिसाब से। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल के किस जिले की जनगणना सबसे कम है। साक्षरता दर की अगर हम साक्षरता दर लिटरेसी सबसे कम है, तो साक्षरता दर की जब भी हम बात करते हैं तो वैसे तो हम पढ़ते हैं कि चंबा डिस्ट्रिक्ट की साक्षरता दर जो है वो सबसे ज़्यादा है, परंतु वही बात है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट की साक्षरता दर भी पता होनी चाहिए। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की साक्षरता दर जो है वो सबसे कम है। इनमें से ऑप्शन ए सिरमौर जो है वो सही आंसर हो जाएगा। हिमाचल के हर एक डिस्ट्रिक्ट की हम लिटरेसी रेट जो है वो जानेंगे। तो लिटरेसी रेट का डाटा देखते हैं। जो हमने ऑप्शन देखे वहाँ पर सिरमौर दिया गया था, किन्नौर दिया गया था। तो सिरमौर का लिटरेसी रेट देखिए, सिरमौर का लिटरेसी रेट कितना है? 78.8% है। और किन्नौर का कितना है? 80% किन्नौर का लिटरेसी रेट है। मंडी भी ऑप्शन में दिया गया था, मंडी का लिटरेसी रेट 81.5% है। ऑप्शन में सोलन भी दिया गया था जिसका लिटरेसी रेट 83.7% है। यहाँ पर भी देखो आप, लिटरेसी रेट जो मैंने दिया है यहाँ पर, ये भी सबसे लोएस्ट ध्यान रखना है। सबसे पहले तो चंबा डिस्ट्रिक्ट का लोएस्ट है और 72.2% है, और सबसे हाईएस्ट है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का, वो है 88.20%। और पूरे हिमाचल का लिटरेसी रेट कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार? वो है 82.80%। इससे पहले जब 2001 में जनगणना हुई थी तो हिमाचल का लिटरेसी रेट 76.5% था। अब हम 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग हर एक डिस्ट्रिक्ट का लिटरेसी रेट यहाँ पर देख रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो हमीरपुर का है, सबसे कम चंबा का है। सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पर जो है वो किसका है? ऊना का है 86.5%। तीसरे नंबर पर आता है कांगड़ा 85.7%। लोएस्ट में सबसे पहले चंबा आता है, फिर दूसरे नंबर पर लाहौल स्पीति आता है 76.8% के साथ, फिर आता है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट जो कि आपने ऑप्शन में जो था वो देखा जिसका लोएस्ट लिटरेसी रेट था। तो अब यहाँ पर भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ये डाटा भी शेयर कर दूंगा मैं।
बाकी डाटा शेयर करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके नोट्स टाइम टू टाइम जो है वो अपडेटेड होने चाहिए। जो भी डाटा मिला फटाफट से लिख लिया। लिखने से क्या होगा, एक बार तो प्रैक्टिस हो जाएगी। लिखने से आपने लिख लिया, प्रैक्टिस हो गई, आधी चीज़ें तो माइंड में उसी टाइम लिखते लिखते ही छप जाएंगी। 2-3 बार और भी हम रिवाइज करेंगे तो फिर से याद हो जाएगा वो डाटा, फिर से रिवाइज होता रहेगा, फिर नहीं भूलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो पेपर से पहले पढ़ने का ना यही फ़ायदा है कि आपको चीज़ें याद हो जाती हैं, ठीक है, अच्छे से याद हो जाती हैं और पेपर के नज़दीक उसमें काफ़ी हेल्प मिलती है। अभी भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल के कम्पिटिटिव एग्जाम्स की, जॉब्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज़ जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ का खास बात ये है इस बार कि जितने भी टेस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, उनका वीडियो डिस्कशन भी साथ में दिया जा रहा है। और वीडियो डिस्कशन का फ़ायदा ये है कि वो रिवीजन में काफ़ी हेल्प करता है और चीज़ों को याद रखने में, चीज़ों को एक्सप्लेन करके समझने में वहाँ से ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो उस सीरीज़ को आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर अपनी स्टडी को एक अच्छी शेप देना चाहते हैं और टाइमली आप खुद को जो है इस सीरीज़ के साथ एंगेज करते हैं, सीरीज़ को ज्वाइन करते हैं, तो आप शेड्यूल्ड वे में हमारे टेस्ट को जो है ज्वाइन कर सकेंगे और शेड्यूल्ड वे में टेस्ट प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। वहाँ से फ़ायदा ये रहेगा कि अभी बिजी रहेंगे और जब तक पेपर आएगा तब तक आप लगभग मेंटली तो प्रिपेयर होंगे ही होंगे, परंतु प्रैक्टिस कर करके फिजिकली भी प्रिपेयर हो चुके होंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं सुकेत सत्याग्रह वॉज लेड बाय, तो बोलते हैं सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। ये सुकेत सत्याग्रह हुआ कब था, ये 1948 में हुआ था। पहली ही बात ये ध्यान रखनी है कि सुकेत सत्याग्रह हुआ कब था, 1948 में हुआ था। और इसको जो लीड कर रहे थे, इसका जो नेतृत्व कर रहे थे, वो पंडित पद्मदेव जो था वो कर रहे थे। ऑप्शन बी जो है वो पंडित पद्मदेव जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, पंडित पद्मदेव जो था वो इसका नेतृत्व कर रहे थे। अच्छा, सुकेत सत्याग्रह की क्या कहानी थी वो भी हम बात करते हैं। देखो बात पूरी किस तरह से थी, बात ये थी कि 1948 में ना जब हिमाचल प्रदेश के गठन की बात चल रही थी तो बहुत रियासतों को कहा जा रहा था कि आप भाई अपने, अब राजाओं को कहा जा रहा था कि आप छोड़ दो और इसको जो है वो भारतीय संघ में शामिल कर दो, परंतु वैसा हो नहीं पा रहा था। तो 8 फरवरी 1948 को पंडित पद्मदेव की अध्यक्षता में, और भी बहुत सारे लीडर थे, भागवत सोहता थे, सत्यदेव भुसेहरी थे, बहुत सारे लीडर थे, वो मिलते हैं जाकर जो उस टाइम भारतीय रियासती प्रजा परिषद के अध्यक्ष होते थे डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, उनके साथ जो है वो जाकर मिलते हैं और पट्टाभी सीतारमैया को कहते हैं कि भाई देखो इस तरह से कि हमारा ये जो हिमाचल प्रदेश है ना, इसको जो है वो आप भारतीय संघ में मिला दो। भारतीय संघ में मिलाने की जो है वो बात की जाती है, परंतु कुछ पहाड़ी प्रांत जो है वो इसका विरोध भी कर रहे थे। तो जैसे ही वो लोग दिल्ली से मिलकर वापस आते हैं तो जो पंडित पद्मदेव होते हैं वो क्या करते हैं, पंडित पद्मदेव जो है वो अपनी रियासत यानी कि सिरमौर से जो है वो इस आंदोलन का नेतृत्व करना स्टार्ट कर देते हैं। ये आंदोलन धीरे धीरे स्टार्ट होता है, अलग अलग क्षेत्रों में जो है वो आंदोलन फैल जाता है। 16 फरवरी को जो था वो सुकेत सत्याग्रह एक तरह से आरंभ जो था वो हो चुका था। तत्तापानी से लोगों ने चलना स्टार्ट किया, उन्होंने वहाँ पर क्या किया, पुलिस चौकी के ऊपर कब्जा कर लिया। फिरनू, जहाँ पर आप सुनते हैं कि सतलुज नदी मंडी में एंटर करती है, फिरनू नामक स्थान पर भी सत्याग्रही शामिल हुए और वहाँ पर भी जो है वो लोगों ने क्या किया, फिरनू जो चौकी होती थी, फिरनू चौकी को भी जो था वो अपने अधिकार में ले लिया। करसोग में भी सत्याग्रही चलना स्टार्ट हुआ, करसोग से सत्याग्रही चले और उन्होंने क्या किया, तहसीलदार को बंदी बना लिया। तो इस तरह से ना धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, अलग अलग क्षेत्रों से लगभग करीब जो था वो लोग इकट्ठे हो गए थे। अब 25 फरवरी 1948 को सत्याग्रही जो है वो सुंदरनगर आकर पहुंचते हैं और जो रियासत होती थी उसके उस टाइम राजा हुआ करते थे लक्ष्मण सेन, सुकेत रियासत के राजा लक्ष्मण सेन जो था ना वो दिल्ली चले गए। उनकी सेना जो थी वो तो हार मान गई थी, उसने जो था वो अपने हथियार डाल दिए। 10,000 सत्याग्रही था, 10,000 सत्याग्रही जो इकट्ठा हुआ था, 10,000 बहुत बड़ी संख्या होती है एक। 10,000 सत्याग्रही जो इकट्ठा हुआ था उन्होंने जो है वो सुकेत रियासत पर जो था वो कब्जा कर लिया, उस रियासत की राजधानी को अपने अधीन ले लिया। फिर क्या हुआ, फिर जो था वो उस टाइम फौज आई, फौज ने जो था वो सुकेत के अलग अलग क्षेत्रों पर कब्जा किया, चौकियां बनाई। फिर आर्मी के तहत जो था एक क्षेत्र आ गया और 26 फरवरी 1948 को जो था वो सुकेत रियासत को भारतीय संघ का एक अंग जो था वो बना दिया गया था। तो इस तरह से सुकेत रियासत जो था वो मिली थी, वो मिल नहीं रही थी। लक्ष्मण सिंह वहाँ के राजा जो थे ना, वो थोड़ी सी दिक्कत वहाँ पर क्रिएट हो रही थी। तो मैंने बताया आपको कि किस तरह से जो था ये आंदोलन हुआ। अलग पहले सत्याग्रही चले, 10,000 के करीब तो लोग ही इकट्ठा हो गए थे। फिर उन्होंने जो था वो एक तरह से मजबूर कर दिया और फिर ये रियासत जो है वो आकर मिलती है और सुकेत सत्याग्रह ये कहलाता है।
ये पता चल गया थोड़ा सा तो यहाँ से याद भी रह जाएगा। आगे बोलते हैं थापड़ा इज, तो थापड़ा क्या है? थापड़ा एक एम्ब्रॉयडर्ड शॉल होता है, बुना हुआ शॉल होता है जो हैंडमेड होता है या फिर मशीन से बना होता है, थापड़ा उसको कहते हैं हिमाचल प्रदेश में। तो थापड़ा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगर हम शॉल की बात करते हैं तो शॉल भी जो है वो इम्पॉर्टेंट है हिमाचल प्रदेश में, इसकी भी अलग पहचान अपने आप में है। शॉल की अलग पहचान कैसे है? क्योंकि कुल्लू का जो शॉल है उसको जो है वो जीआई टैग जो है वो मिल चुका है, कुल्लू शॉल को जीआई टैग मिल चुका है। किन्नौर का जो शॉल है उसको भी जो है वो जीआई टैग मिल चुका है। तो किन्नौर और कुल्लू के शॉल को तो जीआई टैग मिल चुका है। और थापड़ा एक एम्ब्रॉयडर्ड शॉल होता है हिमाचल प्रदेश में, ये भी ध्यान रखना है, और जीआई टैग का भी पता चल गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं थिरोट हाइडल प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन। ये जो थिरोट परियोजना है ये कहाँ पर स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में अलग अलग परियोजनाएं आती हैं। ये जो थिरोट परियोजना है, जब पेपर 1 का सिलेबस देखेंगे तो वहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाएं भी अलग से शामिल की गई हैं, और हम टेस्ट सीरीज भी डिस्कस करेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं की अलग से एक। परंतु पहले तो देखिए थिरोट परियोजना है कहाँ पर। ये परियोजना क्या मंडी में आती है, क्या कुल्लू में आती है, क्या कांगड़ा में? मंडी में भी नहीं आती, कुल्लू में भी नहीं आती, कांगड़ा में भी नहीं आती। तो ऑप्शन डी नन ऑफ दीज इसका सही आंसर हो जाएगा। कहाँ पर ये आती है? लाहौल स्पीति में जो है ये परियोजना जो है वो आती है। लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में ये थिरोट परियोजना आती है। अच्छा, थिरोट परियोजना, ठीक बात होगी, पता चल गया लाहौल स्पीति में आती है। लाहौल स्पीति में और भी क्या कोई परियोजना आती है? अगर कोई परियोजना आती है तो वो कौन सी परियोजना लाहौल स्पीति में जो है वो आती है? तो लाहौल स्पीति की रोंगटोंग परियोजना आपने ध्यान रखना है। रोंगटोंग परियोजना जो है वो लाहौल स्पीति में आती है। और रोंगटोंग परियोजना कितने मेगावाट की है? रोंगटोंग परियोजना जो है वो 2 मेगावाट की जो है वो परियोजना है। और ये जो थिरोट परियोजना हम पढ़ रहे हैं ये कितने मेगावाट की है? तो ये थिरोट परियोजना 4.50 मेगावाट की परियोजना है। 4.50 मेगावाट की ये परियोजना है। 2 परियोजनाएं हमने लाहौल स्पीति की यहाँ से देख ली। हिमाचल की अलग अलग परियोजनाओं के बारे में एक बार रिवाइज करवा देता हूं। जैसे कि हिमाचल प्रदेश की पार्वती परियोजना है। पार्वती परियोजना 2051 मेगावाट की परियोजना है। एनएचपीसी के द्वारा इसको बनाया गया है। और आपने ध्यान रखना है नाथपा झाकड़ी परियोजना का, जो कि 1500 मेगावाट है। हम गिरिराज पत्रिका में सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड पढ़ रहे थे, तो SJVNL के द्वारा जो था वो इस परियोजना को बनाया गया है, नाथपा झाकड़ी परियोजना को, वो ध्यान रखना है। आपने ध्यान रखनी है गिरी परियोजना, हम गिरी पढ़ते हैं, यमुना की सहायक नदी है। गिरी परियोजना 60 मेगावाट की परियोजना है और हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा ये बनाकर तैयार की गई सबसे पहली परियोजना है। उसी तरह ध्यान रखना है आपने कि हमारे पास जो है वो भाभा परियोजना भी आती है, जिसको संजय गांधी जल विद्युत परियोजना भी कहते हैं। ये 120 मेगावाट की परियोजना आती है, किन्नौर में जो है वो स्थित है ये परियोजना। हमारे पास लारजी परियोजना आती है। लारजी परियोजना 126 मेगावाट की परियोजना है। लारजी जो है वो कुल्लू में जो है वो बहती है नदी, और ब्यास नदी की ये सहायक नदी भी जो है वो बनती है। ठीक है जी, तो इन मुख्य परियोजनाओं के बारे में ध्यान रखिए जो मैंने आपको बताई, इतना काफ़ी है यहाँ से ध्यान रखने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं। बोलते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट नोन फॉर जिप्सम इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि इनमें से हिमाचल प्रदेश में जिप्सम के लिए ज्ञात नहीं है, मतलब कौन से स्थान पर जिप्सम नहीं होता। देखो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है हिमाचल के मिनरल्स के बारे में, कहाँ कहाँ पर कौन से मिनरल्स जो हैं वो मिलते हैं। मिनरल्स के बारे में हम पढ़ते हैं अक्सर, तो कुठार में जो है वो जिप्सम मिलता है, बिल्कुल सही बात है। कोरगा में भी जिप्सम मिलता है और भाटड़ी में भी जो है वो जिप्सम मिलता है। तारा देवी में जिप्सम नहीं मिलता, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। तारा देवी इज़ नॉट नोन फॉर जिप्सम। हम बात करते हैं जिप्सम की। जिप्सम कुठार में पाया जाता है और कुठार डिस्ट्रिक्ट सोलन में पड़ता है। जिप्सम जो है वो भातड़ी में पाया जाता है, भातड़ी डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है वो पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट चंबा में ये पड़ता है। जिप्सम कोरगा में भी पाया जाता है और बारील में भी पाया जाता है, ये सिरमौर में पड़ते हैं। और कुछ किन्नौर के ऐसे पार्ट हैं जहाँ पर जिप्सम देखने को मिल जाएगा, कुछ लाहौल स्पीति के ऐसे पार्ट हैं जहाँ पर जिप्सम देखने को मिल जाएगा। जिप्सम की बात हो रही है तो हिमाचल प्रदेश में जो सीमेंट की फैक्ट्रीज हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए। देखिए हिमाचल प्रदेश में जो सीमेंट की फैक्ट्रीज हैं वो कौन कौन सी आ जाती हैं। सीमेंट की फैक्ट्रीज में आपने ध्यान रखना है हिमाचल प्रदेश में जो है वो एक राजवन में जो है वो सीमेंट की फैक्ट्री जो है वो आती है। राजवन डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में पड़ता है। ये 1980 में जो था वो फैक्ट्री स्थापित की गई थी। बिलासपुर के बरमाणा में जो है ये फैक्ट्री आती है, बरमाणा में जो है ये फैक्ट्री आती है और ये 1984 में जो था वो स्थापित की गई थी। और दाड़ला घाट में भी जो है वो फैक्ट्री आती है अंबुजा की, वो की जो कि 1995 में जो था वो स्थापित की गई थी।
दाड़लाघाट डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में जो है वो पड़ता है, सॉरी दाड़लाघाट डिस्ट्रिक्ट सोलन में जो है वो पड़ता है। दाड़लाघाट सोलन में, राजबन सिरमौर में और बरमाणा जो है वो बिलासपुर में पड़ता है। तो वो जिप्सम से आपने सीमेंट को भी जान लिया, सीमेंट की फैक्ट्रीज भी पता चल गई। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इन विच ईयर तालरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वॉज एस्टेब्लिश्ड। तो जिन्होंने भी टेस्ट सीरीज ग्रुप जो है वो ज्वाइन किया है, वहाँ पर हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क का जो है वो पार्ट डिस्कस किया है। अभी पता होना चाहिए कि ये जो तालरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कहाँ पर जो है वो पाई जाती है। तो देखो तालरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट शिमला की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन घुमा दिया गया है और पूछा गया है कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब जो था वो स्थापित की गई थी। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ये 1962 में स्थापित की गई थी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो हैं वो नायब तहसीलदार के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन के अलग अलग बड़े बड़े एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, जैसे HAS का हो गया, इनके क्लास 1 की जो पोस्ट है उनके लिए भी तैयारी कर रहे हैं। तो एक और क्वेश्चन यहाँ से डिटेल में बन सकता है कि इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया कितना आता है। तो ये 40 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में जो है वो फैली हुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। 40 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैली हुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये भी ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, तो शिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे बड़ी है, जो कि लाहौल स्पीति में पड़ती है। ये जो शिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कहाँ पर पड़ती है, ये जो है वो पड़ती है डिस्ट्रिक्ट सोलन में और इसका एरिया है 2 किलोमीटर स्क्वायर, 2 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो इसका एरिया है, ये भी ध्यान रखें। अच्छा, अलग अलग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में यहाँ से क्वेश्चन हमने जान लिए, सबसे बड़ी जान ली, छोटी जान ली। शिमला में कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती हैं, शिमला में ना एक दरांग घाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, शिमला में तालरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है और शिमला में एक शिमला वाटर कैचमेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो आती है। तो इतना ध्यान रखें। जो हमने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है ना, वहाँ पर आप देखेंगे कि एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और फॉरेस्ट का अलग ही पार्ट बना हुआ है, उसकी वीडियो डिस्कशन भी अलग से हुई है। तो वहाँ से ये टॉपिक आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं अरेंज द फॉलोइंग पीक्स फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट। तो जिन्होंने भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है, सबसे पहले तो उनको देखना चाहिए कि किस किस तरह से ये मैच किया गया है। आपको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। हमने पीर पंजाल भी वहाँ पर पढ़ा है, चूड़धार भी हमने पढ़ा है, इंद्र किला भी पढ़ा है, मनेरंग भी पढ़ा है। जल्दी से आप मैच कीजिए, अगर नहीं याद है तो अब याद हो जाएगा। सबसे पहले हमारे पास पीर पंजाल जो है वो दिया गया है। पीर पंजाल मुख्य रूप से चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और इसका जो एरिया आता है वो 5972 मीटर जो है वो इसका एल्टीट्यूड आता है, 5972 मीटर। चूड़धार की बात करें, चूड़धार डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में पड़ता है। चूड़धार जो है वो 3647 मीटर हमने पढ़ रखा है। कितना, 3647 मीटर हमने ये पढ़ रखा है। और इंद्र किला की बात करें तो इंद्र किला जो है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आता है और इंद्र किला का जो एल्टीट्यूड हमने पढ़ रखा है वो 4940 मीटर जो है वो हमने पढ़ रखा है। ठीक है। और मनेरंग जो है वो किन्नौर में, मनेरंग जो है वो कहाँ पर आता है, ये स्पीति में आता है। मनेरंग ये स्पीति में जो है वो आता है, मनेरंग स्पीति में ये आता है और इसका जो एल्टीट्यूड आता है वो कितना आता है, इसकी जो ऊंचाई आती है वो 6597 मीटर जो है वो आती है। ठीक है, इतनी ऊंचाई इसकी जो है वो आती है। अब देखो, अब यहाँ पर क्या बोला था, निम्नतम से उच्चतम, यानी कि पहले कम फिर ज़्यादा 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 इस तरह से अरेंज करना था। सबसे कम है चूड़धार, तो सबसे पहले दूसरा आ जाएगा। और उसके बाद कौन सा है, उसके बाद है यहाँ पर इंद्र किला, तो तीसरा आ जाएगा। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद पीर पंजाल है, तो पहला आ जाएगा। और उसके बाद चौथा मनेरंग जो है वो आ जाएगा, मनेरंग ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा तीसरा पहला चौथा, दूसरा तीसरा पहला चौथा देखना, ये है ऑप्शन डी। इस तरह से ये मैच हो जाने थे, ऑप्शन डी इसका सही आंसर आ जाना था। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ही पता चलेगा। मैं जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर भी इसकी PDF सेंड करूँगा। हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। अच्छा, अभी ये तो इतना हो गया, चलो ठीक है। हिमाचल प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, वो है शिल्ला चोटी। शिल्ला चोटी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में आती है। इसका एल्टीट्यूड कितना है वो आप कमेंट करके जो है वो बताएंगे कि शिल्ला चोटी का एल्टीट्यूड जो है वो कितना आता है। चलिए जी, क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इम्पोज द ब्लैंकेट बैन ऑन नॉन बायोडिग्रेडेबल डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप्स, प्लेट्स एंड ग्लासेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा
कौन से वर्ष में जो गैर बायोडिग्रेडेबल डिस्पोजल प्लास्टिक कप, प्लेट और ग्लास आते हैं उनके ऊपर व्यापक प्रतिबंध कौन से ईयर में लगाया गया था। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। अभी आप कमेंट करके जो है वो आंसर बताएंगे। इससे पहले का जो मिशन एलाइड का पार्ट है उसमें पहला ही क्वेश्चन हमने ये डिस्कस किया था, और इसका जो PDF है वो भी हम टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा देंगे। टेलीग्राम पर कैसे ज्वाइन करना है पता चल गया है, @allexam31 करके सर्च करना है। टेलीग्राम पर ही आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, तो व्हाट्सएप पर भी हमें ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।